everyone. Okay, so last time we studied about atomic structure. Within atomic structure, we studied what is matter. We studied about fundamental unit of matter. We discussed about the size of atom, the range in which we can find the atomic structures. After that, we studied about various models. Each models gave us more information about the structure of atom, the arrangement of electrons within an atom. Moving on, the last atomic model that we discussed was of Niels Bohr's, right? Okay. So this was Niels Bohr's atomic model. Niels Bohr ने अपने atomic model में कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है they will revolve in discrete orbitals. Discrete orbitals जो होते हैं they are associated with a quantified or specified amount of energy. उनके एनर्जी जो होंगे वो स्पेसिफाइड होंगी और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इन्हीं स्पेसिफाइड ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करेंगे और जब वो ऐसे स्पेसिफाइड ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे. So this was the reason why Niels Bohr's model was successfully able to explain the atomic structure. अब ये नील बोर का मॉडल है, ये सेंटर में न्यूक्लियस आ गया. The very first orbit, ऑर्बिट को हम शेल्स भी बोलते हैं, ऑलराइट. द अनदर वर्ड फॉर ऑर्बिट इज शेल. ये जो सबसे पहला वाला ऑर्बिट है, दिस इज नोन एज के शेल. उसके बाद एल, एम एंड सो ऑन. वन थिंग यू नीड टू नो कि ये जो पहला ऑर्बिटल है इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है. ये 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं अकोमोडेट करेगा. मूविंग ऑन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनमें सब शेल्स भी होंगे. सब शेल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको अभी नहीं पढ़ना है. दैट इज समथिंग व्हिच विल इंट्रोड्यूस्ड इन 11th, व्हिच विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन 11th स्टैंडर्ड. तो अभी हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में कंसर्न रहेंगे. तो के शेल में एज आई सेड 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकता है. बट एज वी मूव ऑन, बाकी के सभी ऑर्बिटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होगा. एल में भी 8 होगा, एम में भी 8 होगा, एन में भी 8 होगा. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था विद इन एन एटम. इसके हेल्प से वी विल स्टडी अबाउट एलिमेंट्स. अभी ये तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम इस टेबल में मेंशन किए गए हैं. वी ओनली हैव टू रिमेम्बर इंपॉर्टेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर. सभी के नंबर हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल एक टेबल होता है जिसमें सभी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे एंड दे आर प्रेजेंट, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रोज एंड कॉलम्स. और इसका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको ये जो नंबरिंग दी गई है, ये नंबरिंग दी जाती है एटॉमिक नंबर के बेसिस में. आई विल टेल यू अबाउट एटॉमिक नंबर, वैलेंसी एंड एवरीथिंग. अभी देख लो, ये पहला एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है. इट इज द सिंपलेस्ट एटम टू एग्जिस्ट. हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा. सॉरी, नॉट न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा. न्यूट्रॉन हमारे रेगुलर हाइड्रोजन में एब्सेंट होता है. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है. We have carbon with atomic number 6. Like that, you can remember the important elements. Others are not that important. Okay. So, as I said, maximum number of electron that can be accommodated in the first orbit, यानी कि K shell, it is 2. और बाकी सभी ऑर्बिट के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कि अकोमोडेट कर सकते हैं हम. अभी 2 कॉन्सेप्ट आता है, एटॉमिक नंबर का और एटॉमिक मास नंबर का. अब एटॉमिक नंबर जो होता है, वी रिप्रेजेंट इट बाय Z. ये क्या होता है? ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, या फिर यू कैन ऑल्सो काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों के नंबर तो इक्वल होते हैं आइसोलेटेड एटम में, सो यू कैन काउंट एनी वन ऑफ देम. इट विल बी एटॉमिक नंबर. यूजुअली वी काउंट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगा उसमें प्रोटॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा.
प्रोटॉन का पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं है इंपॉर्टेंट। तो वी विल ओनली काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी विल डिटरमाइन एटॉमिक नंबर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास नंबर, इसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो एटम का मास को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इट इज नेग्लिजिबल, उसको हम काउंट नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एटॉमिक मास नंबर जो होगा इट विल बी द समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का टोटल नंबर। सो यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, add it to the total number of neutron and you will get atomic mass number. ओके, ये जो नीचे दिया हुआ है इट इज हाउ वी रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। अभी एलिमेंट का He, ये हीलियम का एग्जांपल लिया है, हीलियम का सिंबल इज He, तो हीलियम लिखेंगे हम He। एटॉमिक नंबर जो है वो हम हमेशा नीचे मेंशन करेंगे, एटॉमिक मास नंबर जो है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। यहां तक सबको क्लियर है? Is everyone understanding? Okay. ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टार्टिंग के, उनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन। हम लोग प्रोटॉन को नहीं देखेंगे, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा। वी विल ओनली सी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1 और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो फर्स्ट शेल में आ जाएगा जो कि हमारा के शेल है। सेकेंड एलिमेंट का नाम हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। के शेल 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही आ जाएंगे। हाउएवर लिथियम का केस देखें जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पर वो तीसरा इलेक्ट्रॉन को नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो एक और शेल फॉर्म होगा जो कि एल शेल होगा और उसमें वो थर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। ये रहा लिथियम। वैसे ही हम बाकी सब सेम अरेंजमेंट बाकी सब में भी फॉलो किया गया। ये एग्जांपल एक देख लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो पहले शेल में देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर दैट देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल तो 10 हो गए अरेंज, लेकिन अभी भी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके लिए एक थर्ड ऑर्बिट बनेगा जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाएंगे। अभी कोई भी एटम होता है उसको उसके शेल्स जो है वो इनकम्प्लीट हो, वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, उसको हमेशा स्टेबिलिटी अटेन करना है। और स्टेबिलिटी अटेन वो कैसे करेगा? वो या तो अपने शेल को कंप्लीटली फुल कर दे, मतलब एक भी जगह खाली ना हो उसके शेल में, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे अपने शेल में से और वो शेल को इरेज कर दे। जैसे लिथियम के केस में देर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन और ये इतना बड़ा शेल है जिसमें जगह है 8 इलेक्ट्रॉन्स का, तो लिथियम चाहेगा कि वो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। अगर वो इसको रिमूव कर देगा तो लिथियम विल बिकम स्टेबल, उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा के शेल वो फुल होगा। तो लिथियम जो है इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, कहीं और से 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सेकंड शेल को फुल करने की जगह लिथियम हमेशा चाहेगा कि वो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वैलेंसी। तो लिथियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। वैलेंसी जो होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। वैसे ही हाइड्रोजन के केस में, अब हाइड्रोजन दोनों भी कर सकता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और वो ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। अगर वो डोनेट कर देगा तो वो अपना ये ऑर्बिट इरेज कर देगा, और अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका ये के शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 होगा। वैलेंसी जो होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट की। हीलियम के केस में हम देखें तो हीलियम का तो शेल पहले से कंप्लीटली फिल्ड है। अगर ये शेल कंप्लीटली फिल्ड है इसका मतलब हीलियम को तो पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है कोई रिएक्शन में, क्योंकि हीलियम ने तो अटेन कर लिया है स्टेबिलिटी। इसीलिए हम हीलियम जैसे एलिमेंट को बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेबल है, ये पहले से ही स्टेबल है, तो ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन जो है एक
एटम, एलिमेंट का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, ये उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे लिथियम में मैंने बोला ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 7 इलेक्ट्रॉन इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा प्रिफरेबल होगा। वैसे ही क्लोरीन के केस में हम अगर देखेंगे तो ये जो हमारा क्लोरीन है इसके लास्ट ऑर्बिट को हम देखें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसको अपना शेल जो है कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन मतलब एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 8 हो जाएगा और ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ओके, यही कॉन्सेप्ट हर एक एलिमेंट में लगाना है। इट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट डिफिकल्ट। और ये जो साइड में एलिमेंट्स है ना, हीलियम के नीचे नियॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकंड में 8 आ जाएंगे। ये भी एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट देगा हमें, ये भी एक स्टेबल एलिमेंट है। उसी के नीचे आर्गॉन आ जाएगा जिसका थर्ड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होगा। ऐसे जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट नोबल गैसेस फॉर्म करते हैं। ये यूजुअली गैसियस फॉर्म में मिलेंगे और ये नोबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनर्ट है। इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस बोलते हैं इनको। इसमें क्रिप्टॉन, रेडॉन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो सब भी आ जाएगा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये इनर्ट है और ये यूजुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर जबरदस्ती करवाया जा रहा है इनको पार्टिसिपेट तो रेयरली ये कर लेते हैं। ओके, तो ये इतना अरेंजमेंट कैसे किया गया ये क्लियर है ना इलेक्ट्रॉन का। वैलेंसी जो है हम एक और बार देख लेंगे एग्जाम्पल में, तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इज दिस मच क्लियर? ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट है आइसोटोप का। आइसोटोप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो आइसोटोप एटम होते हैं, ऐसे एटम होते हैं जो सेम एलिमेंट के रहेंगे। एटम होंगे सभी सेम एलिमेंट के, तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाएगा क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के एटम्स है। ठीक है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इज सेम, बट इसमें फिर डिफरेंट क्या होगा, इनके मास जो होंगे, इनका मास नंबर वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे एटम जो कि सेम एलिमेंट को बिलोंग करेंगे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट इनका एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। अब एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आइसोटोप का जो सब लोग देते हैं, वो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो नेचर में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला है प्रोटियम, ये हमारा रेगुलर हाइड्रोजन है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटिशियम। ये जो 3 है इनमें फर्क सिर्फ न्यूट्रॉन का होगा। प्रोटियम जो हमारा रेगुलर हाइड्रोजन है इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा। इसका एटॉमिक इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये मास न्यूट्रॉन के एडिशन के वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के। एक कॉमन एग्जांपल है हमारा वाटर का। वाटर मॉलिक्यूल के तो बारे में सभी को पता होता है, H2O होता है। उसमें जो H यूज होता है वो प्रोटियम होता है। ये मोस्ट कॉमनली अकरिंग आइसोटोप है हाइड्रोजन का, हर जगह यूजुअली यही मिलेगा। तो H2O हमारा रेगुलर वाटर हो गया, पर जब हमारा ये प्रोटियम है ये रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से, तो हमारा वाटर जो है वो D2O हो जाएगा। ये जो D2O फॉर्म होगा ना, इसको हम हैवी वाटर बोलेंगे। हैवी वाटर जो होता है, अगर हम इज इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ये क्वेश्चन आया अगर किसी ने पूछा, तो अगर किसी ने सपोज किसी ने एक ग्लास पी लिया D2O का फॉर 1 टाइम, तो उसको कुछ होगा नहीं, ही विल नॉट सफर एनी कॉन्सिक्वेंसेस सिंपली फ्रॉम ड्रिंकिंग 1 ग्लास ऑफ D2O। पर अगर ऑन रेगुलर बेसिस पे D2O को कंज्यूम किया गया, तो जो हमारे बॉडी का बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें मास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अफेक्ट हो जाएगा। अब ये हैवी वाटर यूज हम कहाँ करते हैं? तो हैवी वाटर यूजुअली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या काम करता है, क्या रोल ये प्ले करता है? तो हैवी वाटर मॉडरेटर बन के मॉडरेटर के तरह हम यूज करते हैं। मॉडरेटर मतलब एक ऐसा चीज
जो किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल का स्पीड को स्लो करते हैं। यूजुअली न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन होते हैं जो काफी तेजी से मूव करते हैं, तो हैवी वाटर जो होता है वो न्यूट्रॉन की स्पीड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये था यूज हैवी वाटर का। ओके, अब बाकी के जो 3 एप्लीकेशंस और दिए हुए हैं ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अभी जो आइसोटोप है ये सभी एटम है सेम एलिमेंट के। अगर ये सेम एलिमेंट के तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम होगी, तो हमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ आइसोटोप है, हम इसको केमिकल रिएक्शन में कैसे यूज करें। देयर इज नो नीड। आइसोटोप तभी काम आएगा जब वेयर मास इज कंसर्न, जब हमको मास को कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम जो है इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, तो एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। अभी तक हमने जितने एलिमेंट्स देखे, एटम्स देखे, वो हाईली स्टेबल थे, लेकिन नेचर में हमेशा एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन एलिमेंट के केस में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाते हैं। यूरेनियम अकेला नहीं है, उसके साथ और भी है बहुत सारे, पोलोनियम है, रेडियम है, थोरियम है, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये अनस्टेबल होंगे और इनको स्टेबिलिटी अटेन करनी होगी, और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये लोग कंटिन्यूअसली एनर्जी को रिलीज करेंगे। अभी ये रिलीज कैसे करेंगे, ये इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज करेंगे। तो यूरेनियम जैसे जो एलिमेंट होता है वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करते हैं। ओके, मूविंग ऑन, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो है इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एंड देयर इज आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो कि गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। गोइटर होता है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। गोइटर में थायराइड जो होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी के वजह से इनलार्ज हो जाता है, अपने रेगुलर साइज से बड़ा हो जाएगा। सो दीज आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। अब नेक्स्ट है आइसोबार्स। आइसोबार्स जो है वो आइसोटोप का भाई जैसा है। इसमें डिफरेंट क्या होगा कि आइसोटोप जो था वो एटम ऑफ सेम एलिमेंट था, पर ये जो है ये एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होगा। डिफरेंट एलिमेंट होगा तो इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, पर क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो होंगे उनका मास होगा सेम। ऐसे एटम्स को हम बोलेंगे आइसोबार। अब मास कैसे सेम होगा, तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आइसोबार, बस बता देती हूँ। ये एर्गॉन और कैल्शियम का एग्जांपल है। एर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का है 20, पर इनके मास अगर हम देखें तो मास हो जाएंगे सेम। ये मास सेम क्यों है, ये न्यूट्रॉन के नंबर के वजह से है। ओके, तो ये आइसोटोप और आइसोबार का कॉन्सेप्ट था। समझ में आया सभी को इतना? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, अभी हम मूव ऑन करते हैं। विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड आयंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल से। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स होता है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें दो से ज्यादा एटम हो। ये जो एटम्स होंगे ये सब एक साथ होंगे एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, और ये करेंगे एक बॉन्ड फॉर्म जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज योर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है वो केपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का। अभी जो हमारा एटम है वो आइसोलेटेड इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, अकेला आइसोलेटेड इंडिपेंडेंटली वो नहीं रहेगा। वो हमेशा मिलेगा हमें मॉलिक्यूल के फॉर्म में, किसी और एटम के साथ बॉन्डेड रहेगा वो। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इसी बेसिस में हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, दो वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ये होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो कि कॉन्स्टिट्यूट होते हैं सेम एटम से। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है दूसरा। इसमें एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। एक प्रोपोर्शन होगा जो कि पहले से ही फिक्स होगा, और वो उसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे।
इन्हीं मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आके हमको कंपाउंड देंगे। कंपाउंड हमारा मटेरियल बन जाएगा, जैसे हो गया वाटर, वाटर एक कंपाउंड है। और मॉलिक्यूल का एग्जांपल दूं तो मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल सकती हूँ, O2, जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। ये दो एग्जांपल थे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के। ये था मॉलिक्यूल। अभी एक और टर्म होता है आयन। अब आयन क्या होता है? आयन जो होता है वो एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें चार्ज होता है। सो आयन इज अ चार्ज पार्टिकल। अब ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और जब ये नेगेटिव रहा तो वी कॉल इट अनायन, एंड व्हेन दिस चार्ज इज पॉजिटिव इट इज नोन एज कटायन। इसका हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आगे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इतना पार्ट। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो कि यूज किया जाता है बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए या फिर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करने के लिए, वो है सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट है। जब हम सोडियम लेते हैं, सोडियम को अकेला डिस्कस करें तो सोडियम एक मेटल है। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, इतना सॉफ्ट है कि यू कैन कट इट विथ नाइफ। और सोडियम जो है, सोडियम मेटल, इट रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली विथ एयर एंड वाटर। हम उसको एयर में एक्सपोज नहीं कर सकते, इसीलिए सोडियम जो है उसके मेटल को भी सबमर्ज इन केरोसिन, ताकि उसका जो सरफेस है डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा सोडियम तो इट विल कैच फायर। ये हमारा सोडियम हो गया। दूसरा हमारा क्लोरीन। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। क्लोरीन जो है यूजुअली गैसियस फॉर्म में मिलता है, ग्रीनिश गैस होता है, एंड इट इज पॉइजनस। तो ये जो दो है इसके एटम्स हम देखेंगे। सोडियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि अरेंज किया जाएगा इस मैनर में। पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टोटल 10 हो गए। अभी उसके पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड शेल में सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा जो उसका 11th इलेक्ट्रॉन है वो होगा। मूविंग ऑन, क्लोरीन का स्ट्रक्चर देख लो। क्लोरीन का तो हमने पढ़ा था, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो अब क्लोरीन जो होता है उसको अपना ये एक जो वेकेंट जगह है उसकी लास्ट और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसको ये भरना होता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। और सोडियम जो होता है उसको ये एक इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव करना होता है। जब सोडियम लैब में ना, सोडियम को हम केरोसिन में इमर्ज करके सबमर्ज करके स्टोर करते हैं। सोडियम जो होता है वो केरोसिन में डिप्ट रहता है, और अगर केरोसिन में डिप हो गया ना तो उसमें एक फिल्म फॉर्म हो जाएगा केरोसिन का, और उससे ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, मेटल सरफेस और एयर जो है वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो लैब में हम उसको वैसे स्टोर करते हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो ये हमारा सोडियम एटम है, ये क्लोरीन एटम है। सोडियम और क्लोरीन जब एक दूसरे के विसिनिटी में आएंगे, जब एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये कन्वीनियंट रहेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्लोरीन को ट्रांसफर करते हैं, तो ये दोनों भी स्टेबिलिटी अटेन कर लेंगे। तो सोडियम वही करेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्लोरीन को दे देगा। अब सोडियम जो है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, पर इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो डिक्रीज हो गए, राइट? इलेक्ट्रॉन के नंबर 10 हो गए, तो इसमें ना प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, ओवरऑल ये एटम जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा तो इसमें +1 चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन एक कटायन का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? सोडियम इज अ कटायन। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे बना? ओके। और क्लोरीन जो है वो ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास 18 हो जाएगा, प्रोटॉन जो है वो 17 ही रहेगा। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा आ गया है, तो दिस विल बिकम नेगेटिव, ये अनायन फॉर्म कर देगा। ये कटायन सोडियम का और क्लोरीन का अनायन दोनों मिल करके एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म हुआ है, ये जो बॉन्ड होगा इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्योंकि ये आयन के फॉर्मेशन के बाद फॉर्म हुआ है। आयोनिक बॉन्ड जो होगा वो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होगा। यहाँ पे देख रहे हो ट्रांसफर हो रहा है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को और दोनों स्टेबल हो गए।
तो ये जो दोनों है, ये दोनों साथ में रहेंगे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करके। आयोनिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो रिजल्ट यूजुअली हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है, ये जो हमारा सॉल्ट है ये रहा सोडियम क्लोराइड, ये हमारा कॉमन सॉल्ट है जो कि हम डेली यूज करते हैं। तो देख रहे हो कैसे ये कितना वायलेंटली रिएक्ट करा था ये मेटल एयर से, और ये पॉइजनस गैस था। इनकी प्रॉपर्टीज एक साथ मिलने के बाद कंप्लीटली चेंज हो गई और ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हुआ जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे प्रॉपर्टीज जो होते हैं इंडिविजुअल रिएक्टेंट के, उसको अल्टर कर देता है। इतना क्लियर है यहां तक? आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ, एवरीवन? ओके। और सोडियम क्लोराइड, ये एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, ये दोनों साथ में आए हैं, इसीलिए इसको Na और Cl से रिप्रेजेंट किया है, NaCl। सी कैपिटल आएगा, क्लोरीन का सी है इसीलिए। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया NaCl। अभी कोई कोई केमिकल फॉर्मूला में तुम देखोगे 2 है, 1 है, H2O है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगी, ये इसके बाद वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। ये भी एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। मैग्नीशियम जो है ये सोडियम के बाद आता है। सोडियम 11 था, मैग्नीशियम जो है वो 12th नंबर पे प्लेस्ड है। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। पहले 10 तो हो जाएंगे पहले दो ऑर्बिट में अरेंज। अभी बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में आ जाएंगे, राइट? तो ये जो थर्ड शेल होगा इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, मतलब ये जो लूज करना चाहता है मैग्नीशियम। अब ये क्या करेगा, जब क्लोरीन के विसिनिटी में आएगा, क्लोरीन गैस के विसिनिटी में मैग्नीशियम मेटल आएगा, तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके एक क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसका। अब दूसरा क्लोरीन आएगा और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, सो ये जो इनका बॉन्ड फॉर्म हुआ इसमें दो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, मैग्नीशियम और क्लोरीन के साथ, और दूसरा मैग्नीशियम और सेकेंड वाले क्लोरीन के साथ। मैग्नीशियम जो है उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाएंगे। इट विल फॉर्म ए पॉजिटिवली चार्ज कटायन, राइट? तो मैग्नीशियम ने प्लस टू का चार्ज अक्वायर कर लिया अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। ये रहा मैग्नीशियम +2 और ये बन गया स्टेबल। और क्लोरीन एक माइनस अक्वायर कर लेगा क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया है अपने अंदर। ये रहा उसका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा नहीं है, पर उसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgCl2, क्योंकि एक Mg यूज हुआ है और दो क्लोरीन यूज हुआ है, इसीलिए वो 2 आ जाएगा Cl में। Cl के बाद वी विल राइट 2 नीचे। और ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, मैग्नीशियम ने कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के वजह से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ये क्लियर हो गया? ओके, अभी हमने फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ रहे थे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें एक बात कही गई थी कि मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों कहा गया था वो इसी एग्जांपल से क्लियर भी हो जाएगा। अब ये जो मेटल है, ये सोडियम का एटम है, उसका स्ट्रक्चर ये रहा। इसमें हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अलग से है, 11th इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोजली बाउंड नहीं है। और ये न्यूक्लियस चाहता है सोडियम का जो, हाँ, मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन चला जाए इसको छोड़ करके, तो न्यूक्लियस जो है वो इसको ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं करेगा। ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होगा वो कम एक्सपीरियंस करेगा। अब मेटल जो होगा सोडियम का, उसके मेटल के सरफेस में बहुत सारे एटम्स होंगे, सभी एटम के पास ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी को मीडियम चाहिए पास होने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये लोग बहुत लूजली बाउंड होंगे, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ये मीडियम बन जाएंगे और ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये सब फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन फटाफट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। इसीलिए मेटल्स को हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि मेटल के पास यूजुअली ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन थे जो फ्री थे। ओके, समझ में आया इतना?
एवरीवन? ओके। मेटल्स जो थे वो हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन था। हाँ, राइट श्रुति, यू आर राइट। करंट फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यस, दैट इज करेक्ट। ओके, अब जो हमारे इंसुलेटर होता है जैसे वुड हो गया, रबर हो गया, ऑब्वियसली उनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, उनमें कुछ ऐसा होगा ही नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे और इंसुलेटर बन जाएंगे। दैट वाज द एक्सप्लेनेशन। अभी एक और एग्जांपल हम देख लेंगे, वो होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो O2 होता है। ऑक्सीजन जो है हमारे एटमोस्फियर में O2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। कभी कभी ओजोन जो है वो O3 होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो हमारा रेगुलर ऑक्सीजन है वो O2 है, उसके फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। 8 मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अभी बचा 6। तो जो नेक्स्ट ऑर्बिट है सेकंड वाला, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अभी क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 वेकेंट स्पेस है, करेक्ट? तो ये जो 2 वेकेंट स्पेस है ऑक्सीजन को वो भरना है। वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो अपने 2 वेकेंट स्पेस को कहीं से तो इलेक्ट्रॉन मैनेज करके ढूंढेगा और भर लेगा। तो क्या होता है, ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे एटम के कांटेक्ट में आता है, उसके विसिनिटी में आता है, तो ये क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हमारा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसका है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का है, ये इसको अपनी कॉमन प्रॉपर्टी बना करके शेयर कर लेते हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये इस ऑक्सीजन का भी रहेगा और इस ऑक्सीजन का भी रहेगा, दोनों भी ऑक्सीजन एटम मिल करके ये 4 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। तो नाउ इफ वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए, इसके 8 पूरे। आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया और ऑक्सीजन को मिल गई स्टेबिलिटी, राइट? दूसरे ऑक्सीजन में भी आ गया 8, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7 और 8, ये रहा इनका। तो ये जो है, ऐसे टाइप के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, ऐसे बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया गया हो। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म अनदर बॉन्ड। तो इसमें 2 बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के बीच में एक O लिखेंगे हम, एक 2 लाइन निकालेंगे और दूसरा O उसके बाजू में लिखेंगे, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, पर इंग्लिश में उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। और अगर आयोनिक बॉन्ड से हम कंपेयर करें, आयोनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो रहा है। तो डिफरेंस समझ में आया आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बीच में? कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है आयोनिक बॉन्ड से हम कंपेयर करें तो वीक होता है। कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीक। आयोनिक बॉन्ड जो होता है, जो ट्रांसफर से फॉर्म होता है, दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। इसीलिए हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो हमारे सॉल्ट होते हैं, दे हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्यों हाई होता है? क्योंकि जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ, जैसे NaCl जो फॉर्म हुआ, वो स्टेबल तो है पहले से ही, उसने स्टेबिलिटी अक्वायर कर ली है और आयोनिक बॉन्ड से अक्वायर की है ये स्टेबिलिटी। तो इसके बॉन्ड जो है सोडियम और क्लोरीन के बीच का, इसको ब्रेक करने के लिए हमको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये इसीलिए आयोनिक कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और आयोनिक कंपाउंड जो है यूजुअली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से फॉर्म किए होते हैं। यही चीज हम कोवेलेंट में देखें तो कंपेयर टू आयोनिक वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, आयोनिक बॉन्डिंग क्या होता है? ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो एसिड एंड बेस, मेटल एंड नॉन मेटल, ये सारे जो चैप्टर है वो काफी इजिली समझ में आ जाएंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। विद दिस हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 9th का। एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है एटम एंड मॉलिक्यूल। एक छोटा सा पार्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिसमें हम 3 लॉ पढ़ेंगे।
जो हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में बात किया था उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आई विल टेक द टॉपिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर है वो कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, वी विल डिस्कस दैट। ओके, सो टुडे वाज स्मॉल, देयर वाजंट मच टू डिस्कस। यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो यू गाइस कैन ऐड, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। एवरीवन? कुछ ऐड करना चाहते हो? हाँ, ये चैप्टर ना, इसमें बॉन्डिंग वगैरह है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट डोंट वरी, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछेंगे नहीं यूपीएससी में या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज में, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे केमिस्ट्री के बारे में। हाँ, वंडरवॉल फोर्सेस जो होता है ना, वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में हम 11th में पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया। जो बॉन्डिंग होते हैं ना, वो बहुत टाइप के होते हैं, उसके जो फोर्सेस होते हैं, लंडन फोर्सेस होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। हाँ, वंडरवॉल फोर्सेस वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, काफी वीक होते हैं, यस, एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स में मिलते हैं। ओके, किसी को कुछ और ऐड करना है? Okay, so I'm done for today. I'll conclude here. एनसीईआरटी के एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दो चैप्टर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये सारा कंटेंट उसमें मिल जाएगा। और इस अभी जो पीपीटी में जितना है उसके बियॉन्ड जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन।